नुकसान उन्हें पहुंचा है। जी सर। जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। मैं अनिल सिन्हा जी आपके पास आता हूँ। आप कर्नाटक की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि पूना से कर्नाटक बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और एनसीपी का उतरना शरद पवार का ऑलमोस्ट 40 सीटों पर, 40 से 50 सीटों पर और इस ज़्यादा करके सारी बेल्ट जो है ये वही हालाँकि कुछ नीचे भी बैंगलोर साइड में भी लड़ने की कोशिश है उनकी, लेकिन ज़्यादा करके जो बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर सारे के सारे वहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। बिदार है, गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगावी, बागलकोट यहाँ पर ये आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा संकेत है और यहाँ पे अगर एनसीपी को बड़ी विक्ट्री मिलती क्योंकि जो मराठा वोट्स हैं जो ट्रेडिशनली वहां पर बीजेपी को चले जाते हैं कर्नाटक में वो शायद डाइवर्ट होके इस बार आ, हो सकता है कि एनसीपी को चले जाए क्योंकि जो टसल हुई है कर्नाटक की और महाराष्ट्र की तो आप जानते हैं कैसे ट्रकों के ऊपर उन्हें रोका गया उन पे हानि पहुंचाई गई पोस्टर लगाए गए कालिख पोती गई बहुत कुछ हुआ है तो वो नफरत है वहां पर सारी की सारी आपके हिसाब से कर्नाटक में इमर्जिंग पिक्चर इस समय क्या है जबकि 16% लिंगायत 15% वोकालिंग और 14% मुस्लिम्स है वहां पर और मुस्लिम भी एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में कंसोलिडेटेड होते नजर आ रहे हैं इस समय। जी अनिल सिन्हा जी। देखिए वहाँ ये अच्छा मतलब नेहा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो सेंट्रलाइजेशन है बीजेपी में उसको वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा हो रहा है क्योंकि अभी तक क्या है इन्होंने क्या किया कि जैसे उत्तराखंड में 3 चीफ मिनिस्टर बदल लिए। उसके बाद गोवा में पर्रिकर को हटा करके अपना किसी और को बना दिया। तो इस तरह से इनका इस हर जगह यही चल रहा है इनका कि जहां भी कोई लीडर जो लोकल लीडरशिप है उसको खत्म कर रहे हैं जो एक जमाने में इंदिरा गांधी ने किया था। अब है ये कि इनको भरोसा है सिर्फ एक चेहरे पर, वो है मोदी, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। इससे काम नहीं चलेगा। कम से कम जो अपील नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न इलाकों मतलब गुजरात या नॉर्थ इंडिया में बनाया है वो अपील उनकी वहां हो सकती है ऐसा मुझको लगता नहीं। तो ये अगर डिपेंड कर रहे हैं उस पर तो मुझको लग रहा है कि ये गलत रणनीति है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा क्योंकि लोकल लीडरशिप ही की वजह से जो अभी जगदीश शेट्टर का नाम आया या वो येदियुरप्पा है, इन सारे लोगों ने ही बीजेपी का द्वार दक्षिण के लिए खोला है और ऐसे इन लोगों को खत्म करने पर लीडरशिप को लगी हुई है। और येदियुरप्पा सही माने में वहाँ के बहुत ही लिंगायतों के बहुत बड़े नेता हैं। उनकी नाराजगी लोग समझ रहे हैं क्या कि उनकी नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि येदियुरप्पा इतना सधा हुआ इतने सधे हुए राजनीतिज्ञ है कि वो इतनी आसानी से इनको ये जीतने नहीं दे देंगे क्योंकि उनको पता है मास लीडर्स के बारे में आप जान लीजिए चाहे शरद पवार हो, येदियुरप्पा हो, लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो, इन लोगों को पता होता है कि आगे जो है उनको कैसे अपने लोगों को ले चलना है। तो उनको मालूम है कि अगर ये चांस येदियुरप्पा ने मिस कर दिया, उनका वैसे इनिंग खत्म हो गई है, तो बीजेपी सदा के लिए उनके जो प्रभाव के लोग हैं या उनका जो प्रभाव मंडल है उसको खत्म कर देगी। तो इसीलिए मुझको लगता है कि इंटरनल सैबोटेज भी होगा। जो लोग बाहर चले गए वो तो गए ही हैं, येदियुरप्पा भी पूरी ताकत से इनकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरा है कि करप्शन के नैरेटिव को एड्रेस करने में, उसको काउंटर करने में बीजेपी पूरी तरह फेल रही। ये 40% वाला तो चल ही गया है, बाकी भी कोई ऐसा नैरेटिव नहीं बना पा रही है बीजेपी जिसमें ऐसा लगे क्या कि ये जो अगर मान लिया दूसरी सरकार उनकी आएगी तो करप्शन खत्म कर देंगे। वो बोल रहे हैं, हालांकि मोदी या अमित शाह अपने भाषणों में इसका जिक्र करते हैं कि हम एकदम ये सरकार देंगे और वैसी सरकार देंगे। डेवलपमेंट वहाँ वैसा मुद्दा नहीं है जो नॉर्थ इंडिया में है, क्योंकि जिनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रोज वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट करे। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में ये प्रॉब्लम कर्नाटक में नहीं है। वहाँ इन्वेस्टर्स भी हैं मौजूद पहले से, काफी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पर कैपिटा इनकम या जो जीडीपी है वो बाकी राज्यों से सब लोग जानते हैं उनका काफी ज्यादा है। तो और आज जो लिटरेसी है, एजुकेशन है, मेडिकल सिस्टम है, बेटर देन जो भी है बाकी इलाके उनसे बेहतर है। तो ये दोनों मुद्दे पर तो वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा आपने एनसीपी के बारे में बताया, वो इम्पोर्टेंट है। ये एक बात आप समझ लीजिए कि जो बेलगांव वाले जो मराठी या महाराष्ट्र से जुड़े हुए इलाके हैं, महाराष्ट्र एकीकरण का आंदोलन जो है
वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग था। और एक समय में वो जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति या कुछ कुछ इसी नाम से मेरे ख्याल में पार्टी यही नाम थी, है। जो 13-14 सीट जीत करके मिनिमम आती थी। एक बार तो शायद उसने 20-21 सीटें जीत ली थी। तो लेकिन 13-14 सीट तो उसकी रहती ही थी। धीरे धीरे जी वो खत्म हो गई पार्टियां, क्योंकि जो पॉलिटिकल चेंजेज आए, जनता दल बाकी, तो वो लोग वहाँ कोऑप्ट हो गए। वो कांग्रेस में उस तरह कोऑप्ट नहीं हुए, लेकिन जो ये थी बीजेपी आई, जनता दल की, जनता दल ये आया, ये सब में वो लोग जो लीडरशिप उसकी चली गई, क्योंकि वो बेसिकली सोशलिस्ट सोशलिस्टों की ये मतलब वो उसमें ज्यादातर लोग जो है वो समर्थक थे सोशलिस्ट के, और दूसरा सोशलिस्ट पार्टी के, और थोड़ा बहुत ये बीजेपी का भी, मतलब जो जनसंघ है उसका भी उसमें थोड़ा योगदान था। वो लोग बेसिकली अपोज थे जो लीडरशिप थी कांग्रेस की कर्नाटका में। और वो जो यहाँ की लीडरशिप कांग्रेस की थी महाराष्ट्र की, उससे जुड़े हुए थे, जो मराठी स्पीकिंग है। तो उनके नेचुरल लीडर अभी भी शरद पवार हैं, और उनको मानती है, और वो कंसिस्टेंट भी रहे। कांग्रेस यहाँ महाराष्ट्र की या कोई भी पार्टी, तो महाराष्ट्र मराठी एकता और मराठी का इशू है, उसको लेकर के काफी कंसिस्टेंट थी। अभी क्या हुआ कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी एक नाथ शिंदे की, ये जो बीच में जो अभी मामले हुए, उसमें ऐसा उन लोगों को लग रहा है कि इन्होंने सरेंडर किया। मतलब जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने कर्नाटक के सामने सरेंडर किया, ऐसी एक फीलिंग है यहाँ के मराठी भाषियों में, जो कि वहां के भी मराठी भाषी लोगों में होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इसीलिए एनसीपी बेटर करेगी। और जो लोग बीजेपी ने जो जनता दल का स्पेस था वो बाद में बीजेपी ने ले लिया, उस स्पेस को एनसीपी लेगी। तो इसीलिए वहां स्प्लिट होगा, तो बीजेपी का वोट कटेगा। और इसमें मुझको आश्चर्य नहीं होगा कि 5-6 सीटें जो है एनसीपी जीत कर भी ले जाए। जी तो कर्नाटका का पिक्चर जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भी रणनीति है उसके विरोध में जाती हुई दिख रही है, ऐसा मुझको लगता है। जी सर।